नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है एक माँ का कारनामा। राधा जी ने धीरे से आवाज दी, सोनम बेटा जरा सुनना। सोनम ने चौंक कर उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में जैसे कोई डर, कोई छुपी हुई घबराहट तैर गई। राधा जी ने सीधे सीधे सवाल किया, सोनम, ये सिया बार बार रोहित को पापा क्यों कहती है? तुम्हें बुरा नहीं लगता? सोनम एक पल को चुप रह गई। उसके होठ थरथराने लगे, निगाहें झुक गई। सोनम की आंखें भर आई, होठ हिले, मगर आवाज गायब थी। कुछ नहीं, बस यूं ही बच्ची है, जाने किसे क्या कह देती है। इतना कहकर वो फिर चुप हो गई। दिल्ली की भीड़-भाड़ से दूर हरे भरे पेड़ों से घिरी पॉस कॉलोनी में एक 2 मंजिला सुंदर मकान था। उस मकान के बाहर लगे चमचमाते नेम प्लेट पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, रमेश निवास। साफ सुथरा बगीचा जिस पर हल्की धूप बिखरी रहती थी, गुलाब की क्यारियों से खुशबू उठती थी। हर सुबह वहां कबूतरों का झुंड उतरता और फिर चहचहाकर उड़ जाता। इस मकान की देखभाल की जिम्मेदारी निभा रही थी राधा देवी। 55 वर्ष की, शादी सूती साड़ी पहने, अपने चेहरों पर हल्की झुर्रियां और माथे की बिंदी में बस एक माँ और गृहिणी का सलीका समेटे हुए। पति रमेश जी अक्सर काम के सिलसिले में शहर शहर भटकते रहते थे। कभी 2 हफ्ते तो कभी महीनों तक घर न लौटने की उनकी आदत सी बन गई थी। और इस अकेलेपन में राधा जी के पास बस एक ही सहारा था, उनका इकलौता बेटा रोहित, जो अब 20 बरस का हो चुका था। रोहित कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन उसकी आंखों में उस उम्र की शरारतें नहीं थी जो आम लड़कों की हुआ करती है। वो अक्सर किताबों में डूबा या मोबाइल पर खोया रहता। घर में बहुत ज्यादा बातचीत भी नहीं करता था। राधा जी कई बार उसकी खामोशी को पढ़ने की कोशिश करती, मगर हर बार वो उनकी निगाहों से बचकर निकल जाता। राधा जी ने घर का ऊपरी हिस्सा किराए पर दे रखा था, जिसमें 35 वर्ष की एक सौम्य और शांत स्वभाव वाली महिला सोनम रहती थी। विधवा थी, हालात ने उसे जिंदगी की ठोकरों में ढाल दिया था। उसकी गोद में थी सिया, बस 4 बरस की मासूम बच्ची। बड़ी बड़ी भोली आंखें, घुंघराले बाल और गालों में पड़ने वाले डिंपल के साथ जब वो मुस्कुराती तो जैसे घर के हर कोने में उजाला भर जाता। सोनम अपने आप में ही रहती थी, वह ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। सिया का आंगन में खिलखिलाना ही उसकी दुनिया थी। राधा जी कभी कभी सिया को अपने आंगन में खेलने बुला लिया करती थी। उस बच्ची में उन्हें अपने अकेलेपन का सहारा दिखता था। कॉलोनी की औरतें भले ही किराएदार को अजनबी समझकर ताने देती, मगर राधा जी ने कभी सोनम से कोई सवाल नहीं किया। उनके मन में यही था कि जिंदगी में हर किसी का एक सा नसीब नहीं होता। किसी के हिस्से फूल आते हैं तो किसी के हिस्से कांटे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस घर के ऊपर वाले हिस्से में वो मासूम बच्ची हंस खेल रही है, उसकी हंसी के पीछे उनके अपने घर का सबसे बड़ा रहस्य दबा है। राधा जी की दिनचर्या बड़ी सीधी सादी थी। वह सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठना, तुलसी में जल चढ़ाना, फिर रसोई में जाकर अपने और रोहित के लिए नाश्ता तैयार करना। कभी कभी ऊपर की बालकोनी से सिया की खिलखिलाहट नीचे तक आती और राधा जी के चेहरे पर अनायास ही मुस्कान तैर जाती। वो बच्ची सच में बहुत प्यारी थी। एक दिन राधा जी आंगन में तुलसी पर पानी चढ़ा रही थी, तभी सिया दौड़ती हुई सीढ़ियों से उतरी। उसके पीछे पीछे रोहित भी अपने कॉलेज जाने की हड़बड़ी में भाग रहा था। सिया ने रोहित को देखते ही जोर से पुकारा, पापा, पापा रुकिए ना। राधा जी के हाथ वहीं ठिठक गए, उनका माथा सिकुड़ गया। उन्होंने सोचा, अरे ये बच्ची रोहित को पापा क्यों कह रही है? शायद कहीं बाहर देख लिया होगा, या ऐसे ही खेलने में उन्होंने मुस्कुराकर टाल दिया। बच्चे तो कभी कभी किसी को भी पापा कह देते हैं। मासूम है, क्या जाने रिश्ता क्या होता है। लेकिन
यह बस एक दिन की बात नहीं रही। एक दिन सिया नीचे आई और रोहित को किताबें लिए खड़ा देख बोली, पापा आप कॉलेज जा रहे हैं? एक दिन आंगन में बैठी राधा जी के सामने ही सिया रोहित के पैर पकड़कर बोली, पापा मेरे लिए चॉकलेट लाना। रोहित कभी इस पर हंस देता, कभी सिया के सिर पर हाथ फेरकर बिना कुछ बोले निकल जाता। राधा जी की निगाहें अब हर रोज सिया पर टिकने लगी। शुरू शुरू में जो बात मासूमियत लगी थी, अब वही बात उनके दिल के किसी कोने में अजीब सी बेचैनी भरने लगी थी। आखिर ये बच्ची बार बार रोहित को पापा क्यों कहती है? उसकी तो उम्र भी इतनी नहीं कि किसी से कोई रिश्ता बना सके। और रोहित, वो भी कुछ नहीं बोलता, बस सिर पर हाथ रखकर चला जाता है। राधा जी का दिल अजीब सा घबराने लगा। वो जब भी सिया की मासूम आंखों में झांकती, उन्हें कहीं कोई अनकही कहानी तैरती दिखती। शाम की चाय के वक्त राधा जी अक्सर अपनी सहेली शांता बुआ से बात करती थी। उस दिन भी उन्होंने बातों बातों में कहा, बुआ वो ऊपर वाली सोनम की बेटी है ना, बड़ी प्यारी है, पर जाने क्यों बार बार रोहित को पापा कहती है। समझ नहीं आता कैसी बच्ची है। शांता बुआ ने हल्की हंसी में कहा, अरे जाने दे बहन, छोटे बच्चे कभी कभी कुछ भी बोल देते हैं, उस पर ध्यान मत दे। लेकिन राधा जी जानती थी ये बात अब इतनी साधारण नहीं रह गई थी, क्योंकि बच्चे बार बार किसी अजनबी को यूं ही पापा नहीं कहते। और रोहित की खामोशी, वो भी कुछ कह रही थी। राधा जी के मन में अब धीरे धीरे शक की एक हल्की परत जमने लगी थी। और वो हर रोज खुद से लड़ती, दिल को समझाती, नहीं नहीं मेरा रोहित ऐसा नहीं हो सकता, ये तो बस एक बच्ची की मासूमियत है। पर सच जितना भी छुपाया जाए वो धुएं की तरह ऊपर उठ ही जाता है। राधा जी का मन इन दिनों बड़ा बेचैन रहने लगा था। सिया का बार बार रोहित को पापा कहना अब उनके कानों में अजीब सा दर्द भर देता। हर बार खुद को समझाती कि ये महज मासूमियत है, लेकिन दिल बार बार यही कहता, कुछ तो है जो मेरी नजरों से छुपाया जा रहा है। एक दिन दोपहर का वक्त था। घर की दहलीज पर हल्की धूप पसरी हुई थी। राधा जी ने अपनी साड़ी का पल्लू संभालते हुए ऊपर वाले कमरे की ओर कदम बढ़ाए। दरवाजा खुला था। सोनम खिड़की के पास बैठी थी। सिया अपनी गुड़िया से खेल रही थी। राधा जी ने धीरे से आवाज दी, सोनम बेटा जरा सुनना। सोनम ने चौंक कर उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में जैसे कोई डर, कोई छुपी हुई घबराहट तैर रही थी। राधा जी ने सीधे सीधे सवाल किया, सोनम ये सिया बार बार रोहित को पापा क्यों कहती है? मुझे बताओ क्या बात है? तुम्हें बुरा नहीं लगता? कोई कुछ कहे उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ। सोनम एक पल को चुप रह गई। उसके होठ थरथराने लगे, निगाहें झुक गई। सिया गुड़िया से खेलते खेलते वहीं आकर राधा जी की गोद में बैठ गई। सोनम ने सिर नीचे कर लिया, कुछ नहीं बोली। राधा जी ने फिर कहा, देखो बेटी, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, लेकिन एक माँ हूं, और जब एक माँ के दिल से सवाल उठने लगे तो बहुत मुश्किल होता है जीना। जो भी बात है साफ साफ कह दो। सोनम की आंखें भर आई, होठ हिले, मगर आवाज गायब थी। कुछ नहीं, बस यूं ही, बच्ची है, जाने किसे क्या कह देती है। इतना कहकर वो फिर चुप हो गई। राधा जी का दिल और भारी हो गया। उन्हें लगा, नहीं, कुछ तो छुपा रही है ये लड़की। ऐसा डर, ऐसी घबराहट, कोई बात जरूर है। उसी शाम रोहित कॉलेज से लौटा। राधा जी ने उसे भीतर बुलाया। बैठक में दोनों आमने सामने थे। रोहित बेटा, एक बात पूछूं? रोहित ने मोबाइल उठाए उठाए सिर हिलाया। सिया, तुझे पापा क्यों कहती है? एक पल को रोहित के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी उंगलियां कांपने लगी, आंखें झुकी और होठ सीले रह गए। राधा जी ने फिर पूछा, बेटा मैं तेरी माँ हूं। जो बात बाहर की दुनिया से छुपाई जा सकती है वो माँ से नहीं छुपती। बता दे सच्चाई क्या है। लेकिन रोहित बस एक गहरी सांस लेकर कमरे से बाहर निकल गया, बिना कुछ कहे। राधा जी सन्न बैठी रह गई, सामने दीवार पर टंगी भगवान की तस्वीर को देखती रही।
मन में एक के बाद एक सवाल उमड़ने लगे। कहीं सिया का रिश्ता मेरे घर से, मेरे बेटे से? सचमुच उनका माथा पसीने से भीग गया। अब वो ना सोनम की चुप्पी समझ पा रही थी, ना रोहित की खामोशी। घर के हर कोने में एक अजीब सी सिहरन भर गई थी। राधा जी ने रात भर करवटी बदली और दिल ही दिल में ईश्वर से बस एक ही दुआ मांगती रही, हे भगवान, जो मैं सोच रही हूँ वो सच ना हो। राधा जी के मन में अनगिनत सवालों का सैलाब उमड़ रहा था। सिया का पापा पापा कहना, सोनम की खामोशी, रोहित की नजरें झुका लेना, ये सब किसी तूफान के पहले की खामोशी थी। रातें करवटों में बीतने लगी। दिल बार बार बस यही कहता, नहीं, मेरा रोहित ऐसा नहीं कर सकता, ये कोई गलतफहमी है। लेकिन सच जितना दबाया जाए, एक दिन दरवाजा खटखटाता ही है। उस दिन दोपहर का वक्त था। आंगन में सूखी धूप पसरी हुई थी। राधा जी मंदिर में दिया जलाकर भगवान से मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, जो शक मेरे मन में है उसे झूठ साबित कर देना। तभी सोनम नीचे आई। उसका चेहरा उतरा हुआ था। आंखों में डर, थकान और कोई अनकहा दर्द साफ दिख रहा था। हाथों में एक पीला लिफाफा था। धीरे धीरे वो राधा जी के पास आई और कांपती आवाज में बोली, माँ जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। राधा जी ने चौंक कर उसकी ओर देखा। सोनम के होंठ थरथरा रहे थे, आंखें भर आई थी। कह बेटी, जो कहना है कह, अब और नहीं सह पाऊंगी मैं। सोनम ने लिफाफा आगे बढ़ाया। ये देखिए। राधा जी ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर से एक रिपोर्ट निकली, डीएनए टेस्ट रिपोर्ट। राधा जी की आंखें कागज पर दौड़ने लगी। सिर पर जैसे कोई वज्र गिर पड़ा हो। आर वर्मा पिता, सिया पुत्री। उनकी उंगलियां कांपने लगी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक पल को विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने थरथराती आवाज में पूछा, ये क्या है सोनम? तो क्या कहना चाहती है? सोनम फूट पड़ी। आंखों से बहती धार और टूटी हुई आवाज में बोली, माँ जी, सिया रोहित की ही बेटी है। वो गलती हो गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि ये सब यूं हो। मैं बस सिया को उसका हक दिलाना चाहती थी। मैं किसी से कुछ नहीं चाहती, बस अपनी बेटी का नाम। राधा जी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कदम लड़खड़ा गए। वो पास की कुर्सी पर बैठ गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा रोहित ऐसा नहीं कर सकता। तू झूठ बोल रही है सोनम, ये झूठ है, झूठ। सोनम सिसकते हुए जमीन पर बैठ गई। माँ जी, काश मैं झूठ बोलती, पर सिया यही रिश्ता लेकर इस दुनिया में आई है और मैंने कभी भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बस अपनी बेटी का हक। राधा जी की आंखों से आंसू निकलने लगे। सारी दुनिया जैसे उस पल ठहर गई थी। कभी भगवान की मूर्ति की ओर देखती, कभी सोनम की फटी फटी आंखों में। एक माँ का दिल उस क्षण 1000 टुकड़ों में बिखर चुका था। रोहित, मेरा बेटा, मेरी परवरिश, मेरी ममता, सब पर आज सवाल खड़ा था। उनकी आत्मा चीख उठी, हे भगवान, ऐसा पाप मेरे घर में कैसे? पर सच वही था। सच अपनी पूरी ताकत के सामने खड़ा था और राधा जी चाहकर भी उस सच से मुंह नहीं मोड़ सकी। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही तस्वीर थी, मासूम सिया और एक माँ जो अपनी बच्ची के हक के लिए चुपचाप तिल तिल जी रही थी। सच सामने आ चुका था। घर के हर कोने में सन्नाटा पसरा हुआ था। राधा जी का चेहरा बुझा हुआ था। रोहित ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। सोनम अपनी सिया को सीने से लगाए रो रही थी। उसी शाम रमेश जी लौटे, कंधे पर बैग टांगे, चेहरे पर दिन भर की थकान लिए। राधा जी ने जैसे ही उन्हें देखा, आंखें भर आई। रमेश जी ने पूछा, क्या हुआ राधा, तबीयत ठीक है? इतनी उदास क्यों है? राधा जी ने कांपते स्वर में कहा, रमेश बैठो, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। रमेश जी सोफे पर बैठ गए। राधा जी ने सारा किस्सा बता दिया। सिया का बार बार पापा कहना, सोनम की चुप्पी, रोहित का झुका सिर और फिर डीएनए रिपोर्ट। रमेश जी सुनते सुनते तमतमा उठे। चेहरा गुस्से से लाल हो गया।
आंखों की नसें फूलने लगी। क्या बकवास है ये औरत और ये बच्ची मेरे घर में, और मेरे बेटे का ये हाल। उन्होंने गुस्से से खड़े होकर जोर से कहा, सोनम, सोनम, अभी के अभी अपना सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। तुम्हें और तुम्हारी बेटी को इस घर में अब एक पल भी नहीं रहना है। सोनम सिया को गोद में लिए नीचे आई, आंखों में आंसू, और सिया अपनी मां की गोद में सहमी सहमी। सिया मासूमियत से बोली, मम्मा ये कौन है? उस मासूम की आवाज सुनकर भी रमेश जी का गुस्सा कम नहीं हुआ। रोहित भी इस घर से बाहर जाएगा। ऐसी औलाद से तो अच्छा है कि मैं बिन बेटे के रहूं। इतने में राधा जी ने आगे बढ़कर रमेश जी का हाथ पकड़ लिया। आंखों से बहते आंसुओं में उनका चेहरा थरथरा रहा था। रमेश, जो करना है बाद में करना, पर ये मत भूलो वो बच्ची भी इसी खून की है। उसकी गलती क्या है? हम दोनों के झगड़े, बेटे की भूल और समाज के ताने, वह मासूम क्यों झेले? वो भी इस घर की है। रमेश, बेटी की गलती को माँ बाप मिलकर सुधारते हैं, उसे लावारिस नहीं बनाते। रमेश जी का चेहरा तनिक नरम पड़ा। राधा जी की आंखों में दर्द, ममता और कर्तव्य की आग साफ दिखाई दे रही थी। एक बार उस बच्ची की आंखों में देखो रमेश, वो आज भी तुम्हें दादू कह रही है। उसका क्या कसूर है? रमेश जी की नजरें सहमी हुई सिया पर पड़ी। उसकी भोली मासूम आंखें, कांपती पलकें, मां की गोद में सिमटा नन्हा जिस्म। एक पल को उनका गुस्सा काफूर हो गया। सारा घर सिसकियों से भर उठा। रमेश जी ने थके हुए स्वर में कहा, सोनम, मैं तुझे माफ नहीं कर सकता और रोहित को भी नहीं, लेकिन इस बच्ची की परवरिश का जिम्मा मेरा होगा। ये इसी घर की बेटी रहेगी और मैं इसे अपना नाम दूंगा। सोनम सिसकते हुए जमीन पर बैठ गई। शुक्रिया रमेश जी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी सिया को उसका हक मिल जाए। राधा जी ने आगे बढ़कर सिया को अपनी गोद में उठा लिया। सिया ने भोलेपन से कहा, दादी। राधा जी ने उसे सीने से चिपका लिया। हाँ बेटी, अब से तू मेरी पोती है और हमेशा रहेगी। उस दिन एक टूटे हुए घर में रिश्तों की नई बुनियाद रखी गई, जहां गलतियों का बोझ तो था, मगर एक मासूम के भविष्य की कीमत पर नहीं। सच्चाई सामने आ चुकी थी। रमेश जी का गुस्सा थमता जा रहा था, लेकिन आंखों में गहरी थकान और भीतर से टूटी हुई मर्दानगी की झलक साफ दिखाई दे रही थी। राधा जी अब भी सिया को गोद में लिए उसको सहला रही थी। सिया अब सो गई थी। सोनम एक किनारे चुप बैठी थी। रोहित कमरे में कैद था। घर का सन्नाटा अपने आप में एक लंबी बहस जैसा लग रहा था। शाम ढलने को आई। राधा जी ने सबको हॉल में बुलाया। रमेश जी, रोहित और सोनम। राधा जी ने कहा, देखो, जो होना था वो हो गया। अब हम चाहें या ना चाहें, सच यही है कि सिया इस घर का ही हिस्सा है, और अब हमें तय करना है कि इस मासूम का क्या होगा। रमेश जी ने थके स्वर में कहा, मैं पहले ही कह चुका हूं, उस बच्ची को मैं अपने नाम से अपनाऊंगा, कागजी नाम नहीं, असल जिंदगी में। उसकी पढ़ाई लिखाई, पालन पोषण, शादी ब्याह सब मैं करूंगा। पर रोहित, वो अब उस रिश्ते से अलग रहेगा। ना वो इसे अपना नाम देगा, ना कोई अधिकार। उसकी गलती की सजा ये है। रोहित की आंखें झुक गई। उसकी आंखों में पछतावे की लकीर साफ थी। सोनम ने कांपती आवाज में कहा, मुझे इस घर में कुछ नहीं चाहिए, ना रोहित का नाम, ना कोई हक, बस सिया की परवरिश। उसे समाज में मान सम्मान और प्यार, वही चाहिए। मैं ऊपर के कमरे में रह लूंगी, अपने बच्चे को पढ़ाऊंगी, बड़ा करूंगी, कभी परेशानी नहीं करूंगी। राधा जी की आंखें भर आई। उन्होंने सोनम का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, गलती तो इंसान से ही होती है, पर इस बच्ची ने तो कोई गुनाह नहीं किया। तो ऊपर है जैसे अब तक रह रही थी, इस घर की बेटी बनकर। हम तुझे भी बेगैरत नहीं करेंगे। सोनम रो पड़ी। रोहित ने भी कांपती आवाज में कहा, मैं भी अपनी सजा कबूल करता हूँ। सिया की जिंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं बनूंगा। माँ, पापा, माफ कर दो।
रमेश जी ने गहरी सांस ली। बस अब इससे ज्यादा कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है। सिया की पढ़ाई शुरू होगी, मैं कल ही स्कूल में बात करूंगा और इस घर में अब उसका नाम सिया रमेश वर्मा होगा। राधा जी ने सिया को चूम कर कहा, आज से तू मेरी पोती है और अब इस घर की रोशनी है। उस दिन टूटे हुए रिश्तों की जगह एक नई जिम्मेदारी ने ले ली। एक मासूम बच्ची के लिए 4 दिलों ने अपने अपने जख्म छुपा लिए। समय इसी तरह गुजर रहा था। दिन का तीसरा पहर था। राधा जी पूजा की थाली लेकर ऊपर के कमरे की तरफ जा रही थी। जैसे ही सीढ़ियां चढ़ी, एक धीमी धीमी फुसफुसाहट कानों में पड़ी। दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर सोनम और रोहित किसी कागज पर झुके हुए थे। चेहरे पर तनाव, आंखों में डर और कुछ अनकही बेचैनी। राधा जी के कदम वहीं ठिठक गए। दिल में फिर वही डर, कहीं फिर कोई गड़बड़ तो नहीं। उन्होंने दरवाजे के पास पहुंचकर आवाज दी, सोनम, रोहित, क्या चल रहा है ये? दोनों चौंक गए। सोनम के हाथ से वो कागज फिसल कर जमीन पर गिर पड़ा। राधा जी ने झुककर वो कागज उठा लिया। कागज पर एक रिपोर्ट थी, डीएनए टेस्ट रिपोर्ट, और जो नाम पढ़ा, राधा जी की रूह कांप उठी। चाइल्ड सिया, बायोलॉजिकल फादर रमेश वर्मा। एक पल के लिए धरती मानो थम गई। हाथ से थाली गिरते गिरते बची। राधा जी का चेहरा पीला पड़ गया, गला सूख गया। कांपती आवाज में बोली, ये क्या है रोहित? ये क्या बकवास है सोनम? सोनम फूट फूट कर रो पड़ी। रोहित ने सिर झुका लिया। सोनम बोली, राधा जी, मैं कब से कहना चाहती थी, सिया रोहित की नहीं है, वो रमेश जी की बेटी है। मैं उनके ऑफिस में काम करती थी, बस वो एक भूल थी। मुझे भी नहीं पता कैसे हो गया। मैं अकेली माँ बन गई और मैं डर गई थी। किसी को बताने की हिम्मत ही नहीं हुई। राधा जी का शरीर कांपने लगा। उनके पांव तले जमीन खिसक चुकी थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। रमेश, मेरा रमेश ऐसा नहीं कर सकता। ये झूठ है, सब झूठ है। रोहित ने आगे बढ़कर माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ, ये सच है। मैं पहले ही जान गया था, इसलिए चुप था। लेकिन अब सिया का एडमिशन करवाना था, नाम तय करना था, इसलिए सच सामने लाना पड़ा। राधा जी का दिल टूट गया। आंखों से आंसू बहने लगे। एक बार भी उसने सोचा नहीं, उसने मेरे साथ, इस घर के साथ, तेरे साथ ये किया। कमरे में घना सन्नाटा छा गया। सोनम हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाई, मुझे सजा दे दीजिए राधा जी, पर सिया मासूम है, उसे मत ठुकराइए। जो करनी है मेरे साथ कर लीजिए। राधा जी ने कांपते स्वर में कहा, अब जो होना था हो चुका, पर रमेश जी जब लौटेंगे उन्हें ये बात बतानी ही होगी। मैं अब और ये बोझ नहीं ढो सकती। सोनम जमीन पर बैठ गई। रोहित ने माँ की तरफ देखा। माँ, तू चाहे तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, घर से चला जाऊंगा, पर सिया को मत छोड़ना। राधा जी ने आंसू पोंछे। नजरें सिया के सोए हुए चेहरे पर गई। वही मासूम चेहरा, वही निश्चल मुस्कान। बेटी, किसी की भी होती तो भगवान का रूप है। सिया इस घर की बेटी है और रहेगी। अब चाहे मेरा घर उजड़ जाए, पर उस बच्ची का बचपन नहीं। उस दिन राधा जी ने एक और घाव अपने दिल पर लिया, पर सिया के बचपन की मुस्कान के लिए वो फिर खड़ी हो गई। शाम के 6 बज रहे थे। रमेश जी का आना आज कुछ ज्यादा ही भारी लग रहा था। राधा जी दरवाजे पर खड़ी थी, चेहरा सूखा, आंखें लाल। किचन में कुछ पक नहीं रहा था। घर के हर कोने में एक बोझिल सन्नाटा पसरा था। रमेश जी जैसे भीतर आए, राधा जी ने बिना कुछ कहे वही डीएनए रिपोर्ट उनके हाथ में थमा दी। रमेश जी ने कागज देखा। चेहरा पढ़ने लायक नहीं था। शरीर सुन्न पड़ गया था। एक पल को गला सूखा, फिर नजरें चुराकर बोले, ये सब किसने बताया? राधा जी का चेहरा तमतमा उठा। आंखों से मानो अंगारे बरस रहे थे। किसने बताया? तुम पूछ रहे हो किसने बताया? शर्म नहीं आई तुम्हें? जिस औरत के साथ 35 साल बिताए, उसी के पीठ पीछे ऐसा किया। रमेश जी ने थूक निगला।
कमरे का माहौल भारी हो चुका था। राधा जी फट पड़ी। मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा रमेश। तुम बाहर काम करते थे, महीनों नहीं आते थे, पर मैंने कभी तुझसे सवाल नहीं किया। तुमने मेरी उम्र के सबसे हसीन साल छीन लिए। अब अब जब मैं बुढ़ापे की दहलीज पर खड़ी हूं, तो तुमने मेरे आंगन में ये जहर बो दिया। रमेश जी ने कांपती आवाज में कहा, राधा, वो बस एक भूल थी, एक गलती थी। मैं कब से कहना चाहता था, डरता रहा, हिम्मत नहीं जुटा पाया। राधा जी ने अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछे। गलती? ये गलती है रमेश, या तेरा स्वार्थ? तूने उस औरत की जिंदगी बर्बाद कर दी, और मेरी भी। उस मासूम बच्चे का क्या कसूर था? और उस दिन तुम रोहित पर गुस्सा हो रहे थे, कह रहे थे कि उसने तुम्हारे खानदान की नाम डुबो दिया। तूने तो उसे झूठा कलंक पहना दिया। कैसे पाप हो तुम? रमेश जी बुत बन गए। शब्द नहीं निकल रहे थे, आंखें भीग चुकी थी। राधा जी ने कांपती आवाज में कहा, सुन लो रमेश, मैं आज तुम्हें माफ नहीं करूंगी, ना औरत के तौर पर, ना पत्नी के तौर पर। लेकिन सिया को मैं अपनी पोती मान चुकी हूँ, और अब तुम चाहो या ना चाहो, वो इस घर की बेटी रहेगी। जो तुमने किया उसकी सजा मैं उस बच्ची को नहीं दूंगी। सोनम को भी कोई नहीं निकालेगा। तुम अपनी जिंदगी जियो, मैं अपनी। तुमने आज मेरी नजरों में खुद को मार डाला। राधा जी रोते रोते दीवार से टिक गई। रमेश जी ने पास बैठने की कोशिश की, मगर राधा जी ने हाथ के इशारे से रोक दिया। नहीं रमेश, अब कुछ मत कहना। अब तुम्हारे और मेरे बीच सिर्फ सिया का रिश्ता है, बाकी सब खत्म। उस रात पहली बार पति पत्नी के बीच ऐसी दरार पड़ी जिसमें दोनों की उम्र भर की मोहब्बत और साथ बह गया। पर एक बच्ची की मासूम हंसी के लिए राधा जी ने अपने भीतर का दर्द फिर दफना लिया। उस रात के बाद घर में कई दिन तक सन्नाटा पसरा रहा। राधा जी मंदिर के सामने घंटों बैठी रहती। रमेश जी खुद से नजरें नहीं मिला पाते। रोहित कॉलेज जाने लगा, मगर चेहरे पर हमेशा मायूसी की परछाई रहती। सोनम अपने कमरे में बंद सिया के संग खेलती रहती, पर उसकी आंखें हर वक्त डरी डरी सी रहती। एक दिन राधा जी ने सबको बैठक में बुलाया। कमरे में भारीपन था, किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ बोलने की। राधा जी ने भारी मगर बेहद दृढ़ आवाज में कहा, अब बहुत हो गया। अब ये घर हमेशा तेरा रहेगा बेटी। हमने अपने गुनाहों का बोझ तुझ पर बहुत डाला, अब तुझे अपने पैरों पर खड़ा देखना है। सिया मासूमियत से अपनी छोटी सी हथेली में मिठाई का टुकड़ा लेकर रोहित को देने भागी और बोली, भैया खाओ ना। सभी की आंखें भर आई। उस दिन इस घर में सिर्फ एक बच्ची का नहीं, एक उजड़ चुकी आत्मा का भी पुनर्जन्म हुआ था। चार टूटे बिखरे लोगों ने मिलकर एक मासूम जिंदगी की मुस्कान बचाई और समाज को दिखाया कि गलती चाहे जितनी बड़ी हो, इंसानियत उससे बड़ी होती है। शाम का वक्त था। घर की बालकोनी में हल्की हवा चल रही थी। सिया अपने छोटे छोटे पैरों से भागती हुई आई और राधा जी की गोद में चढ़ गई। उसकी मासूम आंखों में वो सवाल अब नहीं था जो हर वक्त दिखता था। अब उनमें बस सुकून था, अपनापन था और बेफिक्री। राधा जी ने सिया को अपने सीने से लगाया, उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए धीरे से कहा, तो अब सिर्फ सोनम की नहीं, मेरी भी बेटी है। जो कुछ हुआ उसे हम भूल तो नहीं सकते, लेकिन ये वादा है तुझसे, तेरे हिस्से का हक और तेरा नाम हम तुझे जरूर देंगे। तो अब इस घर की इज्जत है, मेरी बेटी है, मेरी जान है। सिया कुछ समझी नहीं, मगर राधा जी के गले से लिपट गई। उसकी नन्ही बाहों का हल्का सा स्पर्श भी राधा जी के दिल के जख्मों पर मरहम बन गया। रमेश जी जो थोड़ी दूर खड़े सब देख रहे थे, आंखों से अश्क बह निकले। चुपचाप आगे बढ़े, राधा जी के पास आकर सिर झुका दिया। राधा, मैं काबिल नहीं हूं तेरा, पर इस बच्ची की खातिर तेरा साथ चाहिए। मैं ताउम्र इस मासूम की खुशियां संवारने में बिता दूंगा, बस तू मुझे माफ कर दे। राधा जी की आंखें भी नम थी, पर उनके भीतर की औरत अब टूट चुकी थी और एक माँ का
प्यार जिंदा था। रोहित भी आगे आया, सिया को गोद में लिया, उसके गाल पर हल्का सा चुंबन दिया। छोटी, तेरा भैया हमेशा तेरे साथ रहेगा, तेरे लिए दुनिया की हर लड़ाई लड़ेगा। सोनम हाथ जोड़कर खड़ी थी। राधा जी ने उसकी ओर देखा, आंसू भरी आंखों से कहा, तू भी अब हमारी बेटी है, तेरी गलती नहीं थी, तेरे हिस्से की पीड़ा हम बांटेंगे। सोनम फूट पड़ी, चारों एक दूसरे से गले लग गए। वो आलिंगन मानो टूटी हुई रेखाओं को जोड़ रहा था, एक ऐसा रिश्ता जो खून का नहीं मगर इंसानियत का था। आसमान पर हल्के बादल थे, हल्की हवा से सिया के झूलते बालों को छेड़ रही थी। उस मासूम की खिलखिलाहट सुनाई देने लगी और उस दिन इस घर में सचमुच जिंदगी लौट आई थी। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।